हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसे आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हो। सबसे पहला हमारे पास केस है फेल्थ हाउस का। 1862 का ये केस है। इसमें ये बताया गया था, इट वाज हेल्ड दैट देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए इन द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर सो एज टू प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि जब जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है किसी ऑफर की, एक्सेप्ट कर रहा है किसी ऑफर को, किसी प्रपोजल को, तो वो क्लियर होना चाहिए। मतलब उसका कम्युनिकेशन सही से होना चाहिए ताकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से फॉर्म हो सके। फेल्थ हाउस के केस में ये कहा गया। फिर उसके बाद बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस है। ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का केस है। इट वाज हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय नेचर इफ द पार्टीज टू द सेम डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो अगर वो लीगल रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं आपस में, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। ये वही हस्बैंड वाइफ वाला केस है। और इस केस में बेसिकली ये बताया गया था कि हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसे अगर कुछ बात बोल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटेंशन हो। ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका इंटेंशन था लीगल रिलेशन बनाने का या नहीं था। तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि लीगल रिलेशनशिप जो है उनका बनाना इंटेंशन नहीं था, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है। देन लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इट वॉज हेल्ड दैट द फंडामेंटल नेसेसिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज the knowledge and the assent of a proposal in order to convert the concerned proposal into an enforceable agreement. फंडामेंटल नेसेसिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसिटी क्या है, वो ये कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉलेज होनी चाहिए प्रपोजल की, कि ऐसा कुछ प्रपोजल हुआ था, और असेंट होनी चाहिए कि आप उस प्रपोजल को एक एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बना सके या एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सके। इस केस में क्या हुआ था कि वो जो है अपने उसको ढूंढने तो चला गया था, उसने अपने सर्वेंट को ढूंढने, लालमन शुक्ला वाज अ सर्वेंट हियर, वो ढूंढने तो चला गया था उस बच्चे को। बट उसको ये जब वो उसको ढूंढने गया तो बाद में जो है उसके मालिक ने ये अनाउंस करा कि जो भी उसको ढूंढ करके लाएगा वो उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह देगा। बट दिस पर्टिकुलर चीज वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला। उसके बाद जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ, वो ढूंढ कर भी ले आया था उस बच्चे को, तो उसके बाद जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसने फिर उसको क्लेम किया। बट जब उसने इस केस में उसको क्लेम किया तो उसको मना किया गया। इस वजह से कहा गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड की, जब उसने, या पर्टिकुलर प्रपोजल की, फॉर दैट फैक्ट उस पर्टिकुलर प्रपोजल की उसको नॉलेज नहीं थी जब वो उस बच्चे को ढूंढने गया था, तो उसको बाद में पता चला था। देन हार्सी वर्सेस फेसी 1893 का ये केस है। इट वाज हेल्ड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी नोटिफाइड, जरूरी है नोटिफाई होना, टू द इंडिविजुअल हु इज प्रपोजिंग। बिकॉज मतलब एक्सेप्टेंस, अगर ऑफर कर रहा है, सामने वाला अगर उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये जो एक्सेप्टेंस आप कर रहे हो ये इसको कम्युनिकेट भी तो करोगे, क्योंकि एक लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट या रादर देन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स श्योरनेस टू होल्ड फ्रॉम बोथ पार्टीज। भाई श्योर होना दोनों जो है पार्टीज को जरूरी है कि हाँ मैंने ऑफर किया था, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया। दोनों चीजें कम्युनिकेट होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर देन भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल का ये केस है एंड कंपनी 1959 का। कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट है एक्सेप्टेंस का। भाई जब एक्सेप्ट कर लेते हो कोई ऑफर तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड इंटीमेशन यानी कि पता चलना ऑफ दैट एक्सेप्टेंस, देयरफॉर द लिमिटेशन मस्ट बी बाय सम सेम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ और इज सफिशिएंट इन द आईज ऑफ लॉ। देन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का ये केस है 1986 का। ये सेक्शन नंबर 25 से डील करता है, कंसिडरेशन वाला जो सेक्शन है, विच सेज दैट अग्रीमेंट अगर बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया है तो वो वॉइड होगा, और कंसिडरेशन हमेशा ही मस्ट बी गिवन एज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हमेशा जैसा प्रोमिसर चाहता है उसके डिजायर पे मूव करता है कंसिडरेशन, ये उसका इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है। देन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस था 1880 का। द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट देयर वाज नो कंसिडरेशन एंड हेंस द एग्रीमेंट वाज वॉइड अंडर सेक्शन 25। कोई कंसिडरेशन नहीं था, इसकी वजह से एग्रीमेंट जो है वो वॉइड था सेक्शन 25 के अंदर। वही सेम जो इसमें कहा गया था केदारनाथ वाले केस में, वही सेम इसमें भी कहा गया। देन मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ऑन माइनर। सो इन दिस केस द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हैड एंटर्ड इनटू अ मॉर्गेज डीड। वो एक मॉर्गेज डीड में एंटर हुए थे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, the same was held to be void.
उसको वॉइड घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो मॉर्गेज एग्जीक्यूशन था वो एक माइनर ने एग्जीक्यूट किया था और एग्रीमेंट माइनर से वो हमेशा वॉइड होता है। इस केस को जस्टिफाई करने के लिए ये वाला केस था, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को जस्टिफाई इस केस ने किया था। देन हैडली वर्सेस बेक्सनडेल का ये केस है 1854 का। द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल टू कॉम्पनसेट द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट कभी भी प्लेंटिफ को कॉम्पनसेट नहीं करेगा फॉर हिज लॉसेस ऑन ग्राउंड्स दैट द प्लेंटिफ हैड नॉट रीजनेबली फोरसीन द कॉन्सिक्वेंस। सिर्फ इस बेसिस पर कि प्लेंटिफ तो ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस वगैरह होंगे, तो इस बेसिस पर डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ को कभी भी कॉम्पनसेट नहीं करेगा, कुछ पैसे नहीं देगा। देन पावेल वर्सेस ली, द लास्ट केस 1908 का ये केस है। कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड, किसी भी एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए, सही होने के लिए, सेम शुड बी कम्युनिकेटेड। वैसे ही किसी भी ऑफर को वैलिड होने के लिए उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है, साथ ही साथ एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है, एंड इट शुड बी कैरीड आउट बाय द पर्सन ऑफरिंग इन एन ऑथराइज्ड कैपेसिटी। द कोर्ट डिसमिस द प्ली ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। इसकी वजह से ये जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसकी वजह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो प्ली था उसको कैंसिल कर दिया गया था या डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं और आप अक्सर जो है इन केसेस के बारे में सुनते होंगे। और इतना ही, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए केसेस की लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ यही केसेस सफिशिएंट हैं, बट आपको लिखना जो मैटर होता है आंसर राइटिंग में, वो बस आपको इतना ही लिखना होता है जितना इसमें बताया गया है। पूरी कहानी उसमें फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखे जाते हैं। तो ये वाली जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, केसेस समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।